तो आज का अपना टॉपिक है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से आपको आना है। रिफ्लेक्शन तो ऑलमोस्ट हटाया हुआ है सिलेबस से, बट फॉर नॉलेज और फॉर कंपटीशन मैंने रिफ्लेक्शन का पोर्शन भी आपको सारा डिस्कस कर दिया। नाउ अब सवाल ये होता है रिफ्रैक्शन होती क्या है, इसके डिटेल में सारी डिस्कशन हम करेंगे यहाँ से रे ऑप्टिक्स का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ से लेके लेंस तक। इस पर्टिकुलर पोर्शन से आप कोई भी कंसेप्ट कोई भी न्यूमेरिकल मिस नहीं करना। ये हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, तो यहां से हम चलते हैं आगे। सबसे पहले सवाल आता है कि रिफ्लेक्शन होती क्या है। तो ये बेसिकली डेविएशन और बेंडिंग ऑफ लाइट है, जो अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट कभी भी बेंड या डेविएट कर जाए। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते होते हैं, है ना। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इट इज डेविएशन और बेंडिंग, है ना, ऑफ लाइट रेज from their original path from their original path while passing through one medium to another medium. जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होगी तो एक बात पहले अपने को समझ में यहां पर आती है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए मीडियम का चेंज होना जरूरी है। अगर लाइट सेम मीडियम में ही ट्रेवल कर रही होगी तो वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक, ये बात बड़ी क्लियर होती है। और ये जो लाइट की बेंडिंग होती है, ये बेंडिंग किसकी वजह से होती है? तो दिस बेंडिंग इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। सो the bending of light is due to the change in speed of light, change in speed of light। लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है और लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट में एक बेंडिंग आती होती है। ठीक है, अब ये बेंडिंग कैसे किधर होती है कैसे होती है आपको थोड़ा आइडिया भी है, बट स्टिल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी वेलोसिटी में चेंज होगी, उसकी स्पीड में चेंज होगी। और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से वेवलेंथ ऑफ लाइट भी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का, छोटी क्लासेस में भी आता था, आपको एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता होता है कि व्हेन लाइट इज अंडर रिफ्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट चेंज। ऑप्शन में क्या हो सकता है? वेलोसिटी, तो बेटा वेलोसिटी चेंज करती होती है। ऑप्शन में और क्या हो सकता है? ऑप्शन में हो सकता है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ भी चेंज होती है। ऑप्शन में कुछ और भी हो चीजें हो सकती है, बट एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रहा है वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। सो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, the wavelength of light changes but there is no change in frequency। ठीक है, वहां पे फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बात मेरी पूरी तरह से क्लियर है आप सबको? ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
छोटी सी जरा इसको किसी एग्जांपल के साथ समझ लें। तो मान लो ये एक कोई मीडियम है, बाउंड्री है किसी दो मीडियम का। ऊपर एक मीडियम है, से दिस इज मीडियम 1, और नीचे दूसरा है, से दिस इज मीडियम 2। ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा, लाइट जो है हमने सबसे पहले इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। और नॉर्मल का बेसिक मतलब कुछ भी नहीं होता है, उन दोनों मीडियम के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ठीक है। लाइट की स्पीड अगर चेंज हो रही है, इसका मतलब या तो लाइट की स्पीड बढ़ेगी या फिर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। चेंज का मतलब ये होता है बेटा, आइदर द स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीज और द स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज। अगर तो लाइट की स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब है आप एक ऐसे मीडियम में जा रहे हो जो पिछले मीडियम से रेयरर है। और अगर लाइट की स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब आप एक ऐसे मीडियम में जा रहे हो जो पिछले मीडियम से डेंसर है। So the concept of a rarer medium or denser medium is, it will depend on the speed of light in that particular medium. If speed of light is more than the previous medium, इसका मतलब है आप एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहे हो। और अगर स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई है तो इसका मतलब आप किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हो। आप सबको ये बात पता है? चलो फिर भी मैं मान लेता हूं। तो से दिस इज अ रेयर मीडियम, नीचे मैं पहले डेंसर मान लेता हूं। आप कुछ भी मान सकते हो, उसकी कोई जरूरत मतलब ये नहीं है। ये डेंसर मीडियम है, इसका मतलब यहाँ स्पीड कम होगी। और ऊपर वाला मीडियम एक रेयरर मीडियम है, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी। और ये मेरा कोई भी एक लाइट है, इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट को मैंने ऐसे दिखाया। अब होना क्या चाहिए था, एक्चुअली इस लाइट को ऐसे ट्रेवल करना चाहिए था, बट बिकॉज मीडियम चेंज हो रही है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, तो लाइट के में बेंडिंग होगी और लाइट को जाना सीधा चाहिए था, बट ये क्या करेगा, ये नॉर्मल से अवे मूव कर जाएगा, जहां जा रहा था उससे अवे चला जाएगा। ठीक है। तो इस चीज को मैं अभी हटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और नॉर्मल के साथ आपने हमेशा एंगल देखना है। तो ये जो एंगल बना रहा होगा, दिस एंगल इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल बन के आ रहा होगा मेरे सामने, दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे और दूसरे को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और यहां साफ साफ दिख रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर लाइट रेयरर टू डेंसर जा रहा होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। ठीक। अब लाइट की स्पीड कितनी चेंज होगी, कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे, हर बार हम कैसे इसके बारे में पता करेंगे। तो इस चीज को पता करने के लिए ही हमने एक नया टर्म डिफाइन किया जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको आने से पहले मैं दो और एक डायग्राम और बना दूं, दो डायग्राम और बना दूं एक्चुअली। ये फिर से एक ये रहा और इस बार ये रेयर मीडियम है और ये मेरा डेंसर मीडियम है और ये मेरा इस बार नॉर्मल है और ये मेरे इंसिडेंट लाइट है। और इसने जाना स्ट्रेट था लेकिन बिकॉज ये जा रहा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। होपफुली आपको इसमें भी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये दो बात कर ली। एक तीसरी बात ये जरूर देखने वाली बात है कि अगर लाइट को हम मीडियम के परपेंडिकुलर ही भेजें, मतलब नॉर्मल पे ही लाइट जा रही हो, तो वहां पे क्या होगा। ये एक केस की जरूर मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूंगा। मुझे लगता है आपको इसके बारे में भी नॉलेज जरूर रही होगी, बट फिर भी मैं यहाँ पर इस केस को एक बार डिस्कस जरूर करना चाहूंगा। तो ये फिर से एक मीडियम है और आप किसी को भी रेयरर मान लो। दिस इज माय रेयरर मीडियम and this is my denser medium।
और अब मैं लाइट को भेज ही ऐसे रहा हूं, चाहे नीचे से ऊपर भेज रहा हूं, बट मैं बिल्कुल ही इसको दोबारा एक बार फिर से बनाता हूं। मैं इसको भेज ही सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रहा हूं, तो ये बाहर निकलेगा भी बिल्कुल इसी तरीके से। सो दिस इज माय इंसिडेंट रे, ये मेरा इंसिडेंट रे है, एंड दिस इज माय रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज माय रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं होगी, यहाँ पे लाइट अपने पाथ को चेंज नहीं कर पाएगा अगर मैं लाइट को बिल्कुल परपेंडिकुलर भेजूं। क्या पूरी बात सबको मेरी क्लियर है? यहां तक किसी कोई परेशानी, कोई डाउट तो नहीं है? पूरी तरह से क्लियर है? बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद जो अपना अगला टर्म आता है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड उस टर्म को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये स्पीड कितनी कम होगी, कितनी ज्यादा होगी, इस चीज को देखने के लिए जो टर्म डिफाइन किया गया है, दैट इज माय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, बट मैंने कई बारी देखा है बच्चों को इसके कंसेप्ट में थोड़ी परेशानी रहती है, तो मैं इसकी डिटेल डिस्कशन अभी दोबारा आपके साथ करता हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बेसिकली है, ये एक तरह का रेशियो है जो बताएगा कि भाई स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में और वैक्यूम में कैसी थी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखो और आप डिटेल में समझना चाहो तो ये ठीक परमिटिविटी जैसा है यार, है ना? परमिटिविटी जैसा है, कहने का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में समझने के लिए दो बातें हैं, या तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा या फिर ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हो, इसका मतलब आप किसी भी एक मीडियम के कंपैरिजन हमेशा एयर या वैक्यूम के साथ कर रहे हो। और अगर आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हो तो आप किसी भी दो मीडियम को आपस में कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, मतलब अगर एक मीडियम फिक्स है कि वो वैक्यूम या एयर है तो वो हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और अगर कोई दो मीडियम अलग अलग है, वाटर और ग्लास है, इन दोनों में स्पीड को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। मैं एक बार लिख के भी आपको ये बात प्रॉपरली समझा देता हूं ताकि इसमें भी आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर मैं केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं तो इसका बेसिकली मतलब मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिख रहा हूं आपके लिए। ठीक है, ये मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिख रहा हूं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का बेसिक मतलब ये है कि कितने फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हुआ है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। पहले मैं इसको मैथमेटिकली लिख देता हूं। अगर ये एब्सोल्यूट की बात है तो इसका मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और आपको पता है फिजिक्स में वैक्यूम और एयर एक ही बात होती है, वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये होगा। अगर आप इसको डेफिनेशन वाइज या किसी डेफिनेशन तो मैं नहीं बोलूंगा, डेफिनेशन तो आपने यही बात लिख देनी है। अगर आप इसको कॉमन वे में समझना चाहते हो तो मैं एक कॉमन एग्जांपल आपको लिखा रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is defined as the factor by which speed of light reduces as compared to speed of light in vacuum. As compared to speed of light in वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में स्पीड, किसी स्पीड से लाइट ट्रेवल कर रही होगी, सडनली एयर या वैक्यूम से आ रही थी, आपने पानी के ग्लास में से लाइट को ट्रेवल करा दिया तो लाइट की स्पीड कम हो गई।
भाई जितनी कम हुई है उस कम वाले फैक्टर कितने फैक्टर से कम हुई, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। बताओ, इससे आसान तरीका समझाने का कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। कई बार बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्लास 10 से रट्टा मारता होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और दिस और दैट। बेसिकली व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द फैक्टर by which speed of light reduces as compared to speed of light in vacuum। वैक्यूम के कंपैरिजन में हमने स्पीड ऑफ लाइट को कितना रिड्यूस कर दिया है, ये जो चीज बताती है, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते होते हैं। और इसको जनरली किसी बुक में एन से डिनोट करता है, मैं बहुत बार म्यू से डिनोट करता होता हूं, मैं म्यू से ही करता हूं। कई बुक में एन से डिनोट किया हो, उससे भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है तो उसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब होगा कि स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतनी कम होगी। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये भी बात मैं यहां मेंशन कर देता हूं आपको कि जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब उतने फैक्टर से कम हो गया है, ठीक है, तो मोर, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, implies less speed of light in that medium। जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां पे स्पीड की वैल्यू उतनी ही बेटा कम या ज्यादा, तो उतनी ही कम होगी, एंड वाइस वर्सा। मैं लिख दे रहा हूं पर आप समझ ही गए, एंड वाइस वर्सा। लेस होगी तो ज्यादा हो जाएगी। क्लियर बात? अच्छा जी। अब जरूरी तो है नहीं कि आप हर बार इसको एयर के साथ ही देखो, आप किसी दूसरे मीडियम के साथ भी देख सकते हो, तो मैं उसके टर्म्स में भी इसको डिफाइन कर देता हूं, और इसको एक लिखने का तरीका है वो भी आपको सिखा देता हूं। वो लिखना सीखना भी जरूरी है। इसके पहले ऊपर जो हमने सीखा था उसको के थोड़ा हम दूसरे टर्म में भी एक बार लिख लेते हैं मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली म्यू इज इक्वल टू क्या सीखा बेटा हमने? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन v। c इज इक्वल टू हमने एक फॉर्मूला सीखा बेटा, म्यू लैम्डा, म्यू इंटू लैम्डा। लैम्डा किसका भाई साहब? तो लैम्डा वैक्यूम का, अपॉन फिर से म्यू इंटू ये v का मतलब लैम्डा किसका? तो लैम्डा मीडियम का, वेवलेंथ किसका? मीडियम का। तो ये म्यू और म्यू कैंसल आउट हो गया, ठीक है, म्यू और म्यू कैंसल आउट हो गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन लैम्डा इन मीडियम। तो ये एक मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपका फॉर्मूला लैम्डा के टर्म्स में भी बता दिया। ये स्टेप समझ आया बेटा सबको? यार c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है, v इज इक्वल टू भी म्यू लैम्डा होता है ना। और म्यू कैंसल आउट हो, क्योंकि हमने सीखा है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज नहीं होती है जब भी लाइट रिफ्रैक्शन में जाता है, बट लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाती है। मैंने उसी को यूज करके एक रिलेशन लैम्डा के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। तो तुम इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या डिफाइन कर सकते हो कि रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स वेवलेंथ इन दैट मीडियम। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इसके रेशियो को भी हम क्या कहेंगे बेटा? दिस इज आल्सो माय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? ओके। अब अगर मैं बात करूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसकी बात करूं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अगर एक मीडियम को दूसरे मीडियम के कंटेक्स्ट में देखा जाए, दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में देखा जाए, तो हम उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं म्यू 1, इसका मतलब होगा, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू 1। ये सीखना बहुत जरूरी है।
जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने ऐसे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां लिखा ग्लास और यहां लिखा वाटर, तो किसका किसके रेस्पेक्ट में बेटा बताओ, ये किसके रेस्पेक्ट में है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में है, ये है, बोलो यार, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव, यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है, तभी मैंने इसको एग्जांपल देके भी सिखाया। अब इसको लिखोगे कैसे, दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे, दूसरे तरीके से लिखने का तरीका, रिफ्रैक्टिव है ग्लास और ऐसे लिखा हुआ है वाटर, इसको दूसरे तरीके से लिखने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये भी इसी को लिखने का तरीका है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव विद रिस्पेक्ट टू वाटर आप इसको लिखोगे इस तरीके से लिखोगे। क्या मेरी बात या नहीं है? ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा, जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख रहे हो तो ये क्या होगा, तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है। ओनली ग्लास लिख रहे हो इसका मतलब दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ओनली वाटर लिख रहे हो तो दिस इज आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको मैं स्नेल्स लॉ के साथ भी आपको लिखना सिखा दूंगा कि स्नेल्स लॉ के साथ हम इसको कैसे लिखते हैं, साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू कैसे लिखते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। पहले इतनी बात आपको सीखनी आनी जरूरी थी। जैसे एक छोटे से क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, उससे और बात क्लियर हो जाएगी। कहता है क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको आता होगा, लेकिन कई बच्चों को परेशानी भी मैंने कई बार देखी है अपने टीचिंग करियर में, तो इसीलिए मैं इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये पूछा हुआ है, आपको निकालने के लिए बोला हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, तो गिवन है म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर केवल ग्लास लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड होगा कि दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड दिस इज 3/2, एंड दूसरा लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर केवल वाटर लिखा हुआ तो ये भी अंडरस्टूड होगा किसके रिस्पेक्ट में बेटा, ये एयर के रिस्पेक्ट में। ओरिजिनल क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखा हुआ नहीं है, हो सकता है लिखा हुआ भी रहे, अगर नहीं भी है तो आपने ये मान लेना है कि वो किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। तो अपने को पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या सिखाया बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air upon refractive index of water with respect to air। क्या सही है गलत है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको क्वेश्चन में 3/2 गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिस्पेक्ट टू एयर आपको क्वेश्चन में 4/3 गिवन है। सॉल्व कर दो भाई, क्या बन गया, ये 3/2 है, ये 4/3 है, तो मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 9/8। 3 और 3 ऊपर चला गया, 4 और 2 नीचे, 9/8, और ये अप्रोक्सीमेटली 1.125 के आसपास होगा। ये देखो तो कंसेप्ट क्लियर हो पूरी तरह से, बहुत ही आसान है, होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर बेटा बात? यस सर। यस सर। बढ़िया। अब इसके साथ ही एक काफी फेमस साइंटिस्ट है जिनका लॉ आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, +2 में भी हमें पढ़ना है, और ये लॉ बहुत बार स्टेट करने के लिए भी हमें क्वेश्चन में आता होता है, एग्जाम में आता है, अभी भी आता है। ठीक है, तो आप लॉ अभी भी याद करोगे। मैंने कई बार देखा है बच्चा कंसेप्ट सीखता होता है बट लॉ को याद नहीं करता, और पेपर में लॉ को प्रॉपरली नहीं लिख पाने की वजह से उनके मार्क्स कटते होते हैं। तो हम बात करते हैं, दैट इज law of refraction, this is law of refraction, और इसी का दूसरा नाम भी क्या है बेटा, and it is also known as
स्नेल्स लॉ साइंटिस्ट के नाम पर है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, लोगों ने लॉ ढूंढा है अपने नाम पर रखा है, स्नेल्स लॉ। दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, वो पुरानी वही कहानी, द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू एनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंट और द प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं उसको, थोड़ा प्रॉपर लिख दे रहा हूं, टेंस से थोड़ी सी बात आगे बढ़ा के लिख दे रहा हूं। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, the incident ray, the normal to any refracting surface, to any refracting surface, not refracting surface, है ना, refracting surface at the point of incidence, at the point of incidence, at the point of incidence and the refracted ray and the refracted ray all lie in the same plane। और उस प्लेन को हम क्या कहते हैं बेटा, सेम प्लेन, कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। एक प्लेन ऑफ इंसिडेंस होगा और एक प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, और लाई इन द सेम प्लेन कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। एक तो पहला हो गया। दूसरा क्या कहता है, दूसरा आप सबको पता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। The ratio of sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction, sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is constant for a given pair of media, for a given pair of media। बहुत अच्छी बात है यार, क्या लिखेंगे इसको, sin I upon sin R is equal to constant। अब इसको लिखने का तरीका भी सीख लो। ये कांस्टेंट क्या है, यही कांस्टेंट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप लिखने का तरीका भी सीख लो, बच्चा इसको लिखने में भी कई बार गलतियां करता होता है। तो ये लॉ तो बहुत आसान था, मुझे बस स्टेटमेंट लिखने में ही टाइम लगा। अब मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको ये मैं लिखना सिखाता हूं। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बाउंड्री है, ये मेरे पास एक नॉर्मल है, ठीक है, ओके, और ये मेरे पास मीडियम 1 है, मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और दूसरा मेरे पास मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है। नॉर्मल रहा ये। अब लाइट मेरे पास आ रही है भाई साहब, बहुत बढ़िया, आने दो, ये आ गई लाइट। मान लेते ऊपर का मीडियम डेंसर है और नीचे का मीडियम रेयरर है, तो लाइट भाई साहब अवे चली जाएगी, चली गई लाइट अवे। ये रहा मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब साइन आई बाय साइन आर तो तुम लिख लोगे, इज इक्वल टू म्यू लिखोगे, लेकिन वो म्यू 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होगा या 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा,
इसमें भाई साहब बच्चा होता है कंफ्यूज। मतलब n1 बाय n2 लिखेंगे या n2 बाय n1 लिखा जाएगा, इसमें आती है परेशानी। इसी परेशानी को आज करते हैं दूर। तो आज आप तरीका लो सीख, और फ्यूचर में कभी करना नहीं ऐसी मिस्टेक। पहले तुम बताओ, तुम कोई भी बताओ, जो बच्चा जिसको इसमें कंफ्यूजन होती है, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, पर नॉर्मली हर बच्चे को मैंने देखा है इसमें कंफ्यूजन होते हुए। तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिखना चाहते हो, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखना चाहते हो, या कोई ऐसा भी सोचने वाला बच्चा बैठा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होगा, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइट तो 1 से 2 में जा रही है। मैंने 3 स्टेटमेंट बोली, कि आपको मेरी तीनों स्टेटमेंट क्लियर है? एक बार फिर से सुनना। एक बच्चा कह सकता है, से आर्यन कह रहा है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होगा। से असीम कहती है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा। से चनमीत कहता है सर केवल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होगा, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइट इज ऑलरेडी ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। तो ये 3 बच्चों में, आर्यन, असीम और चनवीत में कौन सही है, या तीनों सही है? तीनों सही तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि चनवीत की स्टेटमेंट ऑलरेडी आर्यन के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। हाँ जी, अरे बोलो यार, सब चुपचाप बैठे हो। हाँ ना, बोलो, बताओ। 2 with respect to 1. पहले दो की सही है। मतलब 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 भी लिखा जा सकता है, और 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 भी लिखा जा सकता है। यस सर। बढ़िया। कौन लिखूं पहले? देवांशी कौन सा लिखूं पहले, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या 2 विद रिस्पेक्ट टू 1? नंदा साहब कौन सा लिखो पहले? 2 with respect to 1. चलो, तो ये लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे लिखते हैं। 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब 2 नीचे और 1 ऊपर, ऐसा ही बेटा। अब एक तरीका सीख लो, यहीं से ये वाला तरीका सीखो, और उसके बाद वाला तरीका सीखो। जो मीडियम 1 है, जब तुम इस फॉर्म में लिखोगे, इस फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में नहीं, अगर इसको रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखते बेटा? 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा लिखते ना। यस सर। लेकिन अभी मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं। जब इस फॉर्म में लिखो तो एक चीज सीख लो, अब यहां पे क्या लिखोगे? यहां पर आएगा साइन, एंगल लिखना है अपॉन साइन। अब किसका एंगल लेना है भाई साहब, याद कर लो। अगर आपने इस फॉर्म में लिखा है तो 1 के साथ 1 का एंगल, 2 के साथ 2 का एंगल, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। फिर जरा देख लो, अगर आपने इस फॉर्म में लिखा है, कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इस फॉर्म में नहीं लिखा है बेटा। समझ रहे हो ना, दोनों फॉर्म का डिफरेंस समझते हो ना? बढ़िया समझते हो। तो अगर आपने इस फॉर्म में लिखा है, तो जो यहां लिखा है जिस मीडियम को, उसी का एंगल साइन के साथ यहां लिख लेना, और जो यहां लिखा है उसका एंगल यहां लिखना। जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? साइन आई अपॉन साइन आर। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? और अगर इसी को मैं खोल के ऐसे लिख दूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे। देखना सही है गलत है? अरे यार जल्दी बोलो। यस सर, ठीक। हाँ जी सर। ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 की वैल्यू है n2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 की वैल्यू है n1। तो मैं फॉर दिस गिवन डायग्राम ये वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1 फ्रॉम डायग्राम। ये मैंने कहां से लिखा है? फ्रॉम डायग्राम। हर तरह से लिख दिया, कोई कंफ्यूज तो नहीं? किसी को परेशानी तो नहीं हो गई? अरे बोलो यार। नो सर। अच्छा, जरा लैम्डा के टर्म्स में देख लो। लैम्डा के टर्म्स वाली इक्वेशन याद है? यहां देखो, जब तुमने इसको लैम्डा के टर्म्स में लिखना हो था, तो लैम्डा के टर्म्स में देखो, ये यहां था c अपॉन v, तो लैम्डा ऑफ वैक्यूम अपॉन लैम्डा ऑफ मीडियम था। तो यहां जरा बताओ, मैं किसका लैम्डा पहले लिखूंगा? खुद से लिख सकते हो या कि मैं लिख के दिखाऊं? किसका लैम्डा पहले आएगा? n2 बाय n1 लिखा है, तो सेकंड मीडियम का।
सेकंड ये मैं इकट्ठे लिख देता हूं भाई, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू v1 बाय v2। सब कुछ लिख दिया भाई। जब मैं v1 कह रहा हूं तो वो मीडियम 1 के बारे में बात है, जब मैं 2 कह रहा हूं तो 2 के बारे में बात है। इकट्ठा देख लो सब कुछ, ये सारी बात लिखनी आनी चाहिए। बहुत बच्चों को क्लास 10th से ही ये बात लिखनी नहीं आती है। किसी को नहीं समझ में आया है तो बेशरम होके पूछोगे मेरे से। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड होती है, जो स्पीड का फॉर्मूला सिखाया है एक बार खुद पुट करके देखो, नहीं आता है मैं दोबारा कर देता हूँ। सर v1 वेलोसिटी है ना? हाँ v1 वेलोसिटी है बेटा, बिल्कुल सर फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है। हाँ जी एन को लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n2 n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने माना हुआ है बेटा। यहाँ देखो मैंने n1 और n2 माना हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए फॉर डायग्राम मैंने mu2 by mu1 को n2 by n1 से रिप्लेस किया है। फॉर दिस गिवन एग्जांपल आई हैव assumed that for medium 1 the refractive index is n1 and for medium 2 the refractive index is n2। तो मैंने वो चीज यहाँ लिख दी। अब म्यू का मतलब मैंने तुम्हें सिखाया स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट वगैरह वगैरह, मैंने वही स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला लिखा। फिर स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, उससे लैम्डा की इक्वेशन लिखी। ये स्पीड की इक्वेशन पहले आनी चाहिए थी वैसे तो, पर मैंने लिख दिया लैम्डा की। ये स्पीड इसके इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू लैम्डा, है ना। तो v1 बाई v2 अगर है तो ये हो जाएगा म्यू इंटू लैम्डा 1 अपॉन म्यू इंटू लैम्डा 2। अभी सिखाया है कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी कैंसल आउट हो गया, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 बच गया। ये v1 बाय v2, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो तुम यहाँ दोबारा मेरे इस वाले इक्वेशन को देख सकते हो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो मैंने स्पीड ऑफ एयर लिखा अपॉन स्पीड ऑफ मीडियम लिखा, स्पीड की जगह c इंटू लैम्डा ऑफ वैक्यूम, सॉरी म्यू इंटू लैम्डा ऑफ वैक्यूम ये लिखा। यही सेम चीज मैंने यहाँ भी कर दिया। समझ आ गई बात बेटा, खुद से लिख के देख लो, समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना। चलो आगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। ठीक है, तो भाई देख लो यहां से साफ साफ एक चीज दिख रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मैं मान लेता हूं आपको मेरी बात समझ आ गई है। तो ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा पे डिपेंड करता होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई लाइट ट्रेवल कर रही थी वाटर से ग्लास में, अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया 30 डिग्री से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नोट करके एक बात पहले याद रख लो कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये अंडरस्टूड है बेटा कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर रहे हो तो अपने आप, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे तो मेरे को लगा हैंग हो गया। तो ये बात अंडरस्टूड है, मेरी आवाज आ रही है ना, ये बात अंडरस्टूड है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप चेंज करोगे, और आ रही आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है सर। बहुत बढ़िया। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप चेंज करोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, बट एंगल चेंज करने से कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होता, तो ये ज्यादा दिमाग मत लगा लेना, क्योंकि ये हमेशा मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको एंगल से लेना देना कोई भी नहीं है। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
is independent of angle of incidence. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे इंडिपेंडेंट है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक बात, पहली बात। दूसरी दो तीन बातें और देख ले तो फिर ये डिपेंड किसके ऊपर करता होगा बेटा? तो पहली चीज, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। इसको पॉइंट ए बना देता हूं। इट डिपेंड्स ऑन, किस किस चीजों पे ये डिपेंड करेगा बेटा? तो पहली चीज नेचर ऑफ मीडियम, इस पे तो ये डिपेंड करेगा ही करेगा। अगर मीडियम का नेचर चेंज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमने ऊपर देखा ये लैम्डा पे डिपेंड करता है, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर वेवलेंथ चेंज करेगा तो भी ये चेंज करेगा। तीसरा, टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मीडियम की जो नेचर है वो चेंज हो जाता होता है, ठीक है? तो ये इस पे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। यही मेन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा होता है। सर लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा? लाइट की वेवलेंथ पे बिल्कुल डिपेंड करेगा बेटा। ये देखो यहाँ λ1 और λ2 जो आ रहा है अपने पास, ये तो लाइट की ही वेवलेंथ है ना। लाइट जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी यार। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, तभी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इनटू लैम्डा होता है यार, ठीक है? और ये प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, इसमें लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लैम्डा चेंज नहीं हो रहा है। तो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, दिस इज ड्यू टू चेंज इन द लैम्डा, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, दिस इज ड्यू टू चेंज इन द लैम्डा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही होती। एक बार फिर से बोलूं? आगे समझ। ठीक, बढ़िया। सर तो गिवन मीडियम के लिए कांस्टेंट रहेगी ना? गिवन मीडियम के पेयर के लिए रेशियो कांस्टेंट रहती है बेटा। गिवन मीडियम के पेयर के लिए रेशियो कांस्टेंट रहती होती है। रेशियो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ना कि बाकी सब कुछ कांस्टेंट है ना। हमने कांस्टेंट के लिए वर्ड यूज किया है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट विल रिमेन कांस्टेंट। सर जैसे आपने वो एंगल का बताया कि इंसिडेंट हाँ जी। एंगल बढ़ेगा, तो उस केस में जितनी बेंड होगी उससे वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं बेटा, वेलोसिटी का जो फर्क है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है? बेंडिंग जो होगी वो अलग बात है कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, बट लेकिन जो बेंडिंग की प्रॉपर्टी है, दिस इज ड्यू टू द मीडियम प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मीडियम से लेना देना है, तो इसीलिए वो चीज मीडियम पे डिपेंड करेगी बेटा। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसका क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना। ये कह रही है मेरे को कि सर आपने बोला कि भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। मैंने कहा हाँ जी, आप सबने मान लिया, बढ़िया बढ़िया सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। अब अभी छोटी कहती है कि सर आपने बोला मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, बहुत बढ़िया बात है, पर उसमें उसने परेशानी, अपनी एक आपत्ति दर्ज की। उसकी आपत्ति ये है, कहती है जी अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर रहे हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो रहा है। बिल्कुल जी हो रहा है। तो कहती है सर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो तो चेंज हो रहा है अलग अलग एंगल पे, तो क्या ये डेविएशन स्पीड से रिलेटेड नहीं है? अगर स्पीड से रिलेटेड है तो फिर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड नहीं है? ऐसा नहीं है। मैं इसको एक बार फिर से क्लैरिफाई करूं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की प्रॉपर्टी है। एंगल चेंज करने की वजह से बेंडिंग चेंज हो रही है, पर वो बेंडिंग एक तरह से कांस्टेंट रहती है कि हम इतना एंगल चेंज करेंगे तो इतनी बेंडिंग हो जाएगी, हम और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देंगे तो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि साइन आई बाय साइन आर का रेशियो को तो कांस्टेंट रखना है ना। तो अगर आपने साइन आई में साइन आई की वैल्यू बढ़ा दी है तो साइन आर को भी करस्पॉन्डिंग बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो रेशियो कांस्टेंट रहेगी। क्या गुरसीरत मेरी ये बात का आपको क्लियर हो रही है? बिकॉज म्यू की जो वैल्यू है वो साइन आई बाय साइन आर है। आप अगर बेटा आई बढ़ाओगे और अगर आप करस्पॉन्डिंग तरीके से आर को नहीं बढ़ाओगे तो ये दोनों रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि एंगल बढ़ने से साइन की वैल्यू बढ़ती है। से if there is sin 30 degree and you jump out from 30 to 60 degree, so sin 60 is always greater than sin 30.
Similarly, the angle of refraction will also increase in a manner so that the ratio of sin I by sin R will remain constant. So if you are increasing the value of angle of incidence, the value of angle of refraction will also increase in order to keep the ratio constant. तो एंड में तो फिर से म्यू की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी बेटा, और म्यू अगर कांस्टेंट रह गया तो फिर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं किया। ये तब डिपेंड कर जाता अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते और उसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे कोई भी बदलाव नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं आता, तो हम कहते भाई साहब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो म्यू की वैल्यू चेंज हो गई। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर हो गई तुमको? Yes. चलो बढ़िया। तो इसका मतलब जितनी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ज्यादा होगी वो मीडियम ऑप्टिकली उतना ही डेंसर होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, बढ़िया है यार। आगे चले, चलो एक टॉपिक और पढ़ते हैं। दैट इज माय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये क्या कहता है भाई? देखो, अगर एक शब्द में बोला जाए, छोटे तरीके से इस बात को समझाया जाए, तो कहने का एक ही मतलब है, लाइट अपने सेम पाथ को रिट्रेस करता होता है। लाइट अपने सेम पाथ को रिट्रेस करता होता है। कॉमन एग्जांपल देता हूं, तुम अपने घर से निकल के मेरे ट्यूशन आते हो, जिस रास्ते से तुम अपने घर से मेरे ट्यूशन आते हो, अगर वापस भी अपने घर से मेरे ट्यूशन से अपने घर सेम रास्ते से चले जाते हो और तुम हमेशा अगर ऐसा करते हो, तो मैं कहूंगा भाई यू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना? बिल्कुल तुम्हारा एक रास्ता डिफाइन है, तुमने कहीं इधर उधर नहीं जाना, अपने घर से निकले, एक डिफाइंड रास्ता फॉलो करते हुए तुम मेरे सेंटर पे आए, मेरे सेंटर से निकले और सेम रास्ते को बिल्कुल 1 इंच आगे पीछे हुए वापस अपने घर चले गए, तो मैं कहूंगा भाई यू आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जो लाइट भाई साहब है, ये हमेशा ही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करते होते हैं। ये बड़ा ओबीडियंट आदमी है यार। लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा और जब किसी दूसरे मीडियम से वापस इस मीडियम में आएगा, तो वो सेम पाथ को ट्रेवल करता हुआ ही आएगा, ये उस पाथ को चेंज कभी भी नहीं करेगा। ये एक लाइट की प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते होते हैं कि दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट ने मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किया है, इसके बावजूद भी लाइट अगर वापस आ रहा है तो अपने पुराने पाथ को फॉलो करता हुआ ही आएगा, उसमें लाइट कोई भी चेंजेस नहीं दिखाएगा। मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूं सारी बात। पहली बात, a ray traveling along the path of the refracted ray is refracted along the path of incident ray। सिंपल बात, the path of incident ray, जिधर से वो आया था उधर से ही वो वापस चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको और मैं दूसरे पॉइंट में बोलना चाहूं तो क्या कह सकता हूं? कह सकता हूं कि a refracted ray reversed to travel back
reverse to travel back along its path will get refracted along the path of incident ray. Along the path of incident ray. ठीक है. Thus, the incident and refracted ray are mutually reversible. ये रिवर्सिबल होगा. मैं तीनों पॉइंट लिखता हूं इसमें. अगर आपको कोई नई मेरी स्टेटमेंट समझ में आई तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हो. जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आई कैन से इट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. मैंने यहाँ पे n से लिख दिया, मैं म्यू से लिख देता हूँ क्योंकि मैं एक बार म्यू यूज किया तो हर जगह म्यू ही यूज करता हूँ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की वजह से आप ऐसा कह सकते हो. कैसे करके भी दिखा देता हूं यार. मान लो ये एक मीडियम है, सॉरी मतलब हाँ ये रेयरर मीडियम है. रेयरर दिस इज 1 एंड डेंसर दिस इज 2. और ये मैंने एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है और मैं एक लाइट भेजता हूं. लाइट यहां से आया ऐसे, डेंसर है तो इधर की तरफ बेंड कर जाएगा, इधर चला गया. यहां पर अगर आप कोई प्लेन मिरर रख दोगे तो लाइट सेम पाथ को रिट्रेस कर जाएगा, इधर से जाएगा और इधर से चला आएगा. यही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अपने को कहता होता है. ठीक है. इसका नाम से दिस इज एक्स वाई and this is angle of incidence and this is angle of refraction. ठीक है. तो पहले लिख लो. अगर मैं पहले लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 तो मैंने क्या सिखाया था, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला का एंगल क्या बन जाएगा बेटा, साइन आई बाय साइन आर. देखो तो इक्वेशन 1 सबको समझ आता है. अरे हाँ ना बोल यार. सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा साइन आर बाय साइन आई. तरीका क्या यूज किया भाई, ये 1 के साथ 1 का एंगल, 1 के साथ 1 का एंगल, 2 के साथ 2 का एंगल, 2 के साथ 2 का एंगल. दोबारा नीचे देखें, 2 के साथ 2 का एंगल, 1 के साथ 1 का एंगल, 2 के साथ 2 का एंगल, 1 के साथ 1 का एंगल. ऐसे लिखोगे जिंदगी में कभी मिस्टेक ही नहीं हो सकती. देखो जो दोनों बात लिखी है वो ठीक है. अगर दोनों बात ठीक है तो मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 into refractive index of 1 with respect to 2 is equal to sin I by sin R into sin R upon sin I. काटा कुटी कर दो भाई. I के साथ I नहीं रहा, R के साथ R नहीं रहा. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 into रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 with respect to 2 is equal to 1. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 is equal to 1 upon रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 with respect to 2. जो मैंने बात ऊपर लिखी थी क्या वही बात वापस आपको यहाँ सामने दिखने के लिए मिल गई. देखो बेटा जरा, जो मैंने ऊपर लिखा था उसको यहाँ पर मैंने प्रूफ कर दिया.
तो ये सारी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में हमने बात कर ली। इसकी फर्दर डिटेल डिस्कशन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।